हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यादायनी कैरियर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चलती होगी। मैं आपका बॉटनी टीचर अक्षय कुमार कौशल, जो कई बच्चे मुझे ए के सर के नाम से भी जानते हैं। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अपन बात कर रहे थे सेल वॉल की। आपको याद होगा लास्ट क्लास में सेल वॉल के बारे में मैंने कितना कुछ आपको बता दिया था। जो भी कोई बच्चा नया जुड़ा है तो वो जल्दी से जाइए, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट 2 लेक्चर्स जहाँ पर मैंने सेल का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ सेल वॉल का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है, वो जाकर पढ़ लें। अगर कोई डाउट आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा जितना जल्दी हो सकेगा। चलिए बच्चों, वीडियो को देर नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आज अपन बात करेंगे सेल वॉल में आगे डिटेल। जैसे कि मैंने आपको सेल वॉल में ये तो बता दिया था कि सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है, ये भी बता दिया था। अगर आपको याद है तो बताइए जल्दी से, क्या एनिमल्स में सेल वॉल होती है? नहीं। क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती है? नहीं। क्या बैक्टीरिया में होती है? हाँ होती है, पर किसकी बनी हुई याद है आपको? पेप्टिडोग्लाइकेन की। क्या फंजाई में थी? बिल्कुल थी। किसकी थी? काइटिन की थी। क्या एल्गी में थी? बिल्कुल थी। किसकी बनी थी याद करिए? हाँ, सेलुलोज, गैलेक्टस, मेनस और कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरलाइट कैल्शियम कार्बोनेट की बनी थी। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो प्लांट्स के अंदर सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की सेल वॉल थी। उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड होती है। देखिए, टर्शरी सेल वॉल तो कुछ पर्टिकुलर जगह ही मिलती है, पर प्राइमरी सेल वॉल जब मिलती है जब प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है, और सेकेंडरी सेल वॉल जब मिलती है जब प्लांट पूरी तरह ग्रोथ कर चुका होता है, यानी मैच्योर हो चुका होता है। तो कभी क्वेश्चन बने और पूछा जाए कि बताइए ऐसी कौन सी सेल वॉल है जो ग्रोथ करती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? प्राइमरी सेल वॉल। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आती है। इतनी सारी बातें मैं आपसे कर चुका था। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्माटा की। सेल वॉल में अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल का। क्या आपको याद है सेल वॉल में, प्लांट की सेल वॉल में कौन कौन से मटेरियल थे? याद करिए। पहला सेलुलोज, दूसरा हेमिसेलुलोज, तीसरा पेक्टिन और चौथा प्रोटीन। तो इन्हीं सारे मटेरियल की अपन बात करने जा रहे हैं। अगर अब मैं बात करूं तो सेलुलोज जो होता है इसको बनाने के लिए, अगर अपन बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज को बनाने का काम जो है वो करती है सेल मेम्ब्रेन। कहाँ से बनता है सेलुलोज? सेल मेम्ब्रेन से बनता है। तो सेलुलोज अगर पूछ लिया जाए तो कौन सिंथेसिस करता है इसको? इसका फॉर्मेशन होता है बाय सेल मेम्ब्रेन, या आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए आपके पास में ये रही एक सेल मेम्ब्रेन। ये है मेरे पास में क्या? सेल की मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अपने अंदर से सेलुलोज को यहाँ पर बना बनाकर छोड़ती है। जैसे ये सेलुलोज बनाया, ये सेलुलोज बनाया, इस सी का मतलब बच्चों सेलुलोज है। ये सेलुलोज बनाया, तो ये जो सी है यहाँ पर ये सेलुलोज बना बनाकर बाहर की तरफ छोड़ती जाती है। अब ये सेलुलोज जब आपस में बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो ये फॉर्मेशन कर देते हैं यहाँ पर सेल वॉल के मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेलुलोज का। ये सेलुलोज बना, सेलुलोज बना, सेलुलोज बना, सेलुलोज बना, बहुत सारे सेलुलोज बाहर की तरफ इकट्ठा होते हैं और फिर धीरे धीरे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है किसका? सेल वॉल का। इसी तरह अगर मैं बात करूं हेमिसेलुलोज और पेक्टिन की, तो इसका फॉर्मेशन होता है बाय प्लांट गोल्जी बॉडी। किससे होता है इसका फॉर्मेशन? बाय प्लांट गोल्जी बॉडी। और बच्चों आज मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो प्लांट गोल्जी बॉडी है इसको हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? डिक्टियोसोम। तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है कि डिप्लोसोम टर्म किसके लिए यूज ली जाती है, तो सेल कोई सी भी हो, गोल्जी बॉडी उसके अंदर जो मिलता है, उसके अलावा जो प्लांट गोल्जी बॉडी होती है उसको नाम दिया जाता है अलग से, क्या? डिक्टियोसोम। और प्रोटीन तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्रोटीन को बनाने वाली एक प्रोटीन फैक्ट्री है जिसका बड़ा ही फेमस नाम है, वो है कौन? राइबोसोम। तो बच्चों इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है क्या? याद है मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे क्या कहा था? मान लीजिए मैं क्या हूँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं क्या हूँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो मुझे सेल वॉल बनाने का काम जो स्टार्ट करना है वो सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल बनाऊंगा कि सबसे अंदर की तरफ? याद करिए, सबसे पहले सबसे बाहर बनाई थी, क्या? प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद सेकेंडरी, और जरूरत पड़ी थी तो टर्शरी। अब आप ये बताइए कि अगर मैं अंदर की तरफ बना लेता सारा का सारी, सबसे पहले मैं अंदर की तरफ बना लेता प्राइमरी सेल वॉल, तो मटेरियल कौन भेज रहा था? सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा। तो अगर मैं जैसे ही ये मटेरियल भेजने के लिए बाहर सेल वॉल बनाने के लिए मटेरियल भेजता तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में तो आपने एक सेल वॉल पहले ही बना ली है।
तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर की तरफ बनाते हैं, फिर उसके अंदर और फिर सबसे अंदर, क्योंकि मटेरियल कौन भेजता है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे कि सेलुलोज को बनाने के लिए तो मटेरियल भेज दिया था किसने, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। अब यहाँ कहीं पड़ा हुआ था, ये रहा गोल्जी बॉडी। ये कौन पड़ा हुआ था सेल के अंदर, गोल्जी बॉडी। अब इस गोल्जी बॉडी ने जो मटेरियल था बनाकर वो बाहर की तरफ भेजा। इसने क्या बनाया थी, दो चीजें बनाई इसने, बना के क्या क्या भेजा है, एक तो भेजा है इसने हेमिसेलुलोज, और दूसरा इसने भेजा है यहाँ पर क्या, पैक्टिन। दो चीजें इसने बना बनाकर भेज दी। उसके अलावा यहाँ कहीं पड़ा हुआ है राइबोसोम। कौन पड़ा हुआ है, राइबोसोम। और ये राइबोसोम बना बनाकर क्या भेजता है बाहर की तरफ, प्रोटीन। तो सेल वॉल के मटेरियल कैसे बनते हैं बच्चों, ये बात क्लियर रहेगा। चार मटेरियल थे सेल वॉल बनाने के लिए, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। सेलुलोज को बनाती है सेल मेम्ब्रेन, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन को बनाता है गोल्जी बॉडी, और प्लांट गोल्जी बॉडी को हम नाम देते हैं डिप्टियोसोम, और प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं वापस। तो अब अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल देखिए, यानी आपने सेल की सेल जो सेल वॉल बनानी है उसके लिए आपको कुछ ना मटेरियल चाहिए थे, वो मटेरियल तो आपने तैयार कर दिया। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप भी जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, आपके घर में, आपकी ट्यूशन सेंटर पे, आपकी लाइब्रेरी में, जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं, तो वहां पर आप जिस रूम में बैठे हैं, आप उस रूम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके चार कोने हैं। उन चारों कोनों में, इस कोनों को बनाने के लिए कुछ सरिये लगे होंगे। उसके अंदर बहुत सारी सीमेंट, कंक्रीट, बजरी, ये सब मिलाकर माल भरकर उसको पैक किया गया होगा। फिर उसके ऊपर और सीमेंट। तो इस तरीके से इस कमरे की, जिस कमरे में भी आप बैठे हो, उसकी वॉल का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरीके से तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए हमको स्केलेटन। क्या चाहिए, स्केलेटन, यानी कोई ढांचा तैयार करना है ना, चार दीवारें बनानी, तो क्या करना है हमको, ढांचा तैयार करना है। और दूसरा चाहिए उसका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोले तो उसका मटेरियल। तो सबसे पहली बात कि सेल वॉल का जो स्केलेटन है वो तैयार करता है कौन, सेल्यूलोज। और दूसरा उसका मैट्रिक्स ये तैयार करता है कौन, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। ये सब कैसे होता है ये देख लीजिए आप ध्यान से। सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास में यहाँ पर ये सेल वॉल बनानी है। ये मेरे पास में एक प्लांट की सेल वॉल थी, मैंने सेल निकाली, और इसकी सेल वॉल को मैं थोड़ा सी जूम करके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये सेल वॉल है, मैंने इसको थोड़ा जूम करा है और जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो जूम करने पर मुझे ये पता पड़ा कि ऐसे मेरे पास में कुछ ढांचे जैसी, स्केलेटन जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर पड़ी हुई। तो ये जो स्केलेटन ढांचा है, ये ढांचा स्केलेटन को तैयार करते हैं कौन, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स। कौन तैयार करते हैं, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स। तो ये जो आप व्हाइट कलर की जितनी भी लाइन देख रही हैं, सारी की सारी क्या है, ये है सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स। जब ये सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह आकर, तो ये एक ऐसा स्केलेटन ढांचे जैसा, फाइबर जैसा, धागे जैसी संरचना बनाते हैं। और फिर इस धागे के अंदर अगर मैं कहीं से लाकर, इस धागे के अंदर अगर मैं कहीं से लाकर भर दूं क्या, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, यानी यहाँ बीच बीच में मैंने यहाँ पर भर दिया हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, हेमिसेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। तो जैसे ही मैं ये फिल करता जा रहा हूँ, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो मैंने स्केलेटन था इसके अंदर माल भर दिया है। अब जैसे मैंने इसके अंदर बहुत सारा माल भर दिया है, तो ये पूरी तरीके से पैक हो गया है। और जब ये पूरी तरीके से पैक हो गया है, तो अब बनकर तैयार हो गई है मेरे पास में क्या, सेल वॉल। बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पहुंच रही है बात। आपका रूम, उस रूम का स्केलेटन वो बनाता है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल सेल वॉल के लिए, और जो उसके अंदर आपने कंक्रीट, सीमेंट, बजरी मिलाई है वो कौन है, मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स किसका बना है, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन का। सिंपल सी बात। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। अगर आप बात करें अपन, तो आगे एक टॉपिक आता है यहाँ पर, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या आता है, प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए, प्लाज्मोडेस्माटा की अगर मैं बात करूं, तो दो सेल हैं प्लांट की, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। और इन दोनों के बीच का ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ही होता है क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा इमेज तो मैंने आपको दिखा दी है, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको वो चीज याद होगी, प्लांट का स्टेम कट किया, गोल सेक्शन दिख रहा है, ट्रांसफर सेक्शन। इस ट्रांसफर सेक्शन को अपन ने माइक्रोस्कोप में रखा, जूम करा, जूम करने पर दो सेल मेरे को दिखाई दी। ये रही आपके पास में वो पहली सेल, और ये रही आपके पास में वो दूसरी सेल। तो पहली दूसरी सेल आपको दिखाई देगी। अब इन दोनों सेल के अंदर ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन कैसे बनता है वो ध्यान से आप देख लीजिए। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो बाहर की तरफ जो है वो क्या होगी, इसकी सेल वॉल। और ये जो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं वो क्या होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बन गई। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके अलावा सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस भी तो है।
तो ये रहा इस सेल का न्यूक्लियस, ये रहा इस सेल का न्यूक्लियस। क्या आपको ऐसा कुछ याद है कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस की कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, और इन एक्सटेंशन को आपने शायद कभी कुछ नाम दिया हो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप जानते हैं तो भी ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के कोई एक्सटेंशन वाला पार्ट होता है, और उस एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं ई आर। मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सामने, नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके के होते हैं बच्चों, हम आगे चलकर बात करेंगे डिटेल में। आप अभी केवल नाम याद रख सकते हैं, आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको आर ई आर बोला गया है, किसको एस ई आर बोला गया है, ये डिटेल में बताया जाएगा आपको आगे चलकर। ये इसी तरीके से इस सेल का न्यूक्लियस भी यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा, जैसे वहां पर न्यूक्लियस था वैसे यहाँ पर भी इसका ये न्यूक्लियस है। तो दो सेल, दोनों सेल के अपने अपने न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए, इधर के न्यूक्लियस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से चलकर आ रही है, इधर के न्यूक्लियस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ चलकर आ रही है। दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में ये मिल गई। जब ये दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में जिस जगह मिलती हैं, तो इस ट्यूब को नाम दिया जाता है डेस्मो ट्यूब्यूल। क्या नाम दिया जाता है बच्चों इसको, डेस्मो ट्यूब्यूल। और ये डेस्मो ट्यूब्यूल को बनाने का काम करता है एस ई आर। किससे बनती है, फॉर्म बाय एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे बनती है बच्चों, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो ट्यूब बनी है, इसके बाद में यहाँ से कनेक्शन होता है इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल है उसका, और इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल है उसका, ये आपस में यहाँ से कनेक्शन बनता है। बच्चों ये जो डेस्मोटिब्यूल है ये प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर ये प्लाज्मोडेस्माटा होता तो उसको डेस्मोटिब्यूल नाम ही नहीं देते। अब देखना प्लाज्मोडेस्माटा कैसा बनता है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर, ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर, इन सेल मेम्ब्रेन में और इस डेस्मोटिब्यूल में कुछ गैप है। इस डेस्मोटिब्यूल के गैप को जो है वो भरते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन। कौन भर देता है, यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन। ये गैप फिल हो गया पूरी तरीके से, और ये भरा है किसने, कुछ प्रोटीन्स ने। किसने भर दिया है यहाँ पर, कुछ प्रोटीन्स ने। अब ये जो प्रोटीन्स ने यहाँ पर ये गैप फिल कर दिया है, तो इनके गैप फिल करने के बाद में, अब आप देखिए कि इनके गैप फिल करने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बनी है पूरी, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जिसमें डेस्मोट्यूब्यूल और दोनों तरफ के प्रोटीन है, ये कहलाते हैं मेरे पास में क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। बच्चों बात पहुंच रही है, क्या हुआ, प्लांट स्टेम कट किया, सर्कल राउंड शेप स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप में देखा, ट्रांसफर सेक्शन जूम किया, दो सेल निकाली, एक सेल दूसरी सेल, पहली सेल दूसरी सेल के बीच में इसके न्यूक्लियस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाएगी, इसके न्यूक्लियस से वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिल गई। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये तो है इसका क्या, डेस्मोट्यूब्यूल, जो बनाई जाती है एस ई आर एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके ऊपर कुछ गैप था, इसके नीचे कुछ गैप था, ये गैप भर दिया गया किससे, किससे भरा गया है, ये गैप यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन से। जैसे ये गैप फिल कर दिया गया पूरी तरीके से, ये गैप भर दिया, तो ये ऊपर वाला गैप जिस प्रोटीन से फिल हुआ, ये नीचे वाला गैप जिस प्रोटीन से फिल हुआ, और ये जो ट्यूब थी, इन तीनों को मिलाकर, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। और चलिए बच्चों बात यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे देखिए आप, प्लाज्मोडेस्माटा टर्म जो थी वो दी थी हमको किसने, स्ट्रासबर्गर ने। आपको नाम याद रखना, ये खाने वाले बर्गर नहीं है, इनका नाम है, ये नहीं कि आप प्लाज्मोडेस्माटा समझ लें कि खाने वाले बर्गर नहीं है, स्ट्रासबर्गर ने। उसके बाद ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, आपने देखा ना अभी बच्चों कि क्या हुआ। अगर मैं देखूं इधर, इधर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके साइटोप्लाज्म को इसके साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर रहा है कौन, प्लाज्मोडेस्माटा। यानी यहाँ से जो भी मटेरियल चाहिए अब मेरे को, यहाँ से जो भी मटेरियल अब मेरे को चाहिए, उस मटेरियल को यहाँ से इस तरफ से उस तरफ ले जाने का काम जो है वो कौन कर रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ पर भी फिक्स है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर कोई मटेरियल था, इस मटेरियल को यहाँ से ले गया यहाँ पर, और यहाँ पर कोई मटेरियल था, उस मटेरियल को यहाँ से लेकर आ गया कौन, यहाँ पर। किसकी मदद से हो रहा है ये सारा काम, प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। तो साइटोप्लाज्म इस सेल का और इस सेल का साइटोप्लाज्म, ये दोनों ही सेल के साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो मटेरियल जाते हैं वो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन होते हैं बच्चों, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो एक सेल के साइटोप्लाज्म से मैक्रोमोलिक्यूल्स को दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में ले जाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा के। तो मैं ऐसा कह दूं कि प्लाज्मोडेस्माटा डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन, डायरेक्ट कनेक्शन है साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म बिटवीन टू एडजेसेंट
प्लांट सेल। एडजेसेंट का मतलब होता है टू नेबरिंग सेल। उस नेबरिंग सेल के बीच में के बीच का जो साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म डायरेक्ट कनेक्शन कराता है वो कौन होता है बच्चों? प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। उसके अलावा जो भी मटेरियल आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि कुछ और भी मटेरियल यहाँ पड़े होंगे सेल में, उन सेल में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इससे इस तरफ उन सबको लाने ले जाने का डिसाइड कौन करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए, तो मैंने आपसे ये बात तो कर ली थी कि नेम प्रपोज किया था स्टार्च बकलर ने, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल, यानी दो नेबरिंग प्लांट सेल के बीच का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है मल्टी सेलुलर प्लांट सेल। अब देखिए जिसके पास में एक ही प्लांट सेल है, कौन होते हैं? यूनिसेलुलर प्लांट सेल। बच्चों वो बात आगे आ जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूँ, क्लाइमेडोमोनास एक यूनिसेलुलर प्लांट है। आगे चलकर आप हो सकता है इसको प्रोटिस्टा में भी पढ़ो, वो सब बातें डिटेल में करूंगा, पर अभी तो इतना याद रखो कि जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं उनमें ही पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, दूसरों में नहीं पाया जाता। और तीसरा लास्ट पॉइंट की एआर ट्यूब्यूल डेस्मोट्यूब्यूल हेल्प करती है मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म। इसी से तो मेंटेन होती है कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लाज्मोडेस्माटा टर्म किसके बीच का कनेक्शन है, किसमें मिलता है, और एआर क्या करता है, ये सारी बातें होंगी। अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल जो होती है वो किसी भी प्लांट की सेल को शेप देती है। जैसे कि देखिए मैंने आपसे कितनी बार प्लांट सेल बनाई होगी, तो मैंने कुछ इस शेप की बनाई है। मैं शेप कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने कुछ इस शेप की बनाई है। क्या हर बार मैंने कुछ इस तरीके की प्लांट सेल बनाई है? जब मैंने ऐसी हर बार प्लांट सेल बनाई है तो मैं क्या इसका शेप फिक्स कर रहा हूँ? तो ये शेप ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी सेल वॉल का शेप ऐसा, जैसा सेल वॉल होती है वैसे ही प्लांट की सेल हो जाती है। अगर मैं ऐसे करके भी बनाऊं तो कोई दिक्कत थोड़ी की। मैंने बोल दिया ये जो आप देख रहे हैं ये प्लांट सेल है, ये दोनों जो ये जो प्लांट है इसकी जो बाहर की जो कवरिंग देख रहे हैं आप, ये इसकी सेल वॉल है। तो सेल वॉल का जैसा शेप होता है वैसे ही प्लांट की सेल का शेप होता है। उसके बाद में ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। बच्चों आपने देखा होगा कि कई बार जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ज्यादातर इन्फेक्शन करने आते हैं वो कौन है? बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया इनके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो जब भी बैक्टीरिया इनके अंदर जाना चाहते हैं तो इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? सेल वॉल। साथ ही साथ जब बड़े बड़े जंगल होते हैं तो बड़े बड़े जंगलों में बहुत सारे बड़े बड़े ट्री आपस में लगे होते हैं, बहुत पास पास लगे होते हैं, छोटे छोटे भी लगे। तो जब हवाएं बहुत तेज हवाएं चलती है तो बहुत तेज हवाएं चलने की वजह से ये आपस में टकराते हैं। आपस में टकराने की वजह से क्या होता है बच्चों कि इनके अंदर मैकेनिकल डैमेज होता है। उस मैकेनिकल डैमेज को भी कई बार प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर देती है? इनकी सेल वॉल। साथ ही साथ हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन। अभी अपनी बात हुई थी कि कुछ एक मेरे पास में ये सेल है, इस सेल को इस दूसरी सेल से कनेक्ट करके रखा है किसने? प्लाज्मोडेस्माटा। अब यहाँ पर कुछ एक सेल का दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म में इंटरेक्शन कराने के लिए जो फंक्शन जिसने ये काम करवा के दिया, प्लाज्मोडेस्माटा बनवा के दिया, वो करवाने वाला कौन है? वो तो है तो सेल वॉल ही। एक्चुअली में एनसीईआरटी ने ये फंक्शन लिखा तो बच्चों सेल वॉल के अंदर है, पर अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो ये फंक्शन है तो किसका? प्लाज्मोडेस्माटा। और लास्ट फंक्शन जो आ रहा है वो है प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं? बैरियर प्रोवाइड करते हैं अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए। सही है बच्चों बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक बात पहुंच रही है? तो ये आज हमारी बात कंप्लीट हो गई सेल वॉल के लिए। अभी अपन ने देखो यहाँ पर जो बोला है कि अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, अभी जब अपन यहाँ पर ऐसे बोल रहे थे कि ये मेरे पास में एक सेल है, ये एक सेल है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, तो जब अपन ऐसी बात कर रहे थे तो अपन बोल रहे थे कि यहाँ से कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ जा रहे हैं। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ से बच्चों चलकर उस तरफ जा रहे थे, अभी पिछली वाली स्लाइड पर आपने जो पढ़ा, वो मैक्रोमोलिक्यूल जो यहाँ से जा रहे थे वो सारे के सारे डिजायर मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, वो तभी यहाँ से यहाँ जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे अनडिजायर मैक्रोमोलिक्यूल्स पड़े। अब ये सेल के अंदर नहीं आ सकते जब तक सेल की परमिशन नहीं होगी। सेल जिन माइक्रोमोलिक्यूल्स को परमिशन देती है वही सेल के अंदर आ सकते हैं। अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को नहीं आने दिया जाता है। ये और ये आपकी एनसीईआरटी के पॉइंट है बच्चों, और ये डायरेक्ट याद रखने। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से कि सेल वॉल कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स को नहीं आने दे सकती है? तो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को आने जाने दिया नहीं जाता। तो बच्चों आई होप आपको बात यहाँ क्लियर हुई होगी। जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी चैनल पे बच्चा नया आया है, पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है और उसका टारगेट है नीट 2026 के अंदर अच्छी रैंक लाना, साथ ही साथ बायोलॉजी स्कोर 360 करना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे कंटिन्यू करेंगे, हम आगे बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। जो बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे उनको वो फ्लो चार्ट मैंने बनाया था वो याद होगा, तो वो फ्लो चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको पता पड़ता जाएगा कि हम क्या क्या शुरू कर रहे हैं, आगे क्या पढ़ने होंगे। थैंक यू बच्चों।